अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है, यानी इनमें नलिका नहीं पाई जाती है। ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है, जिनमें नलिकाएं उपस्थित नहीं होती है, और ये अपने स्त्रावों को बिना नलिका की सहायता से रक्त के माध्यम से सीधे शरीर में पहुंचाती है। ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है और अपने स्त्रावों को बिना नलिका की सहायता से सीधे ही ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, उन्हें कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्रिका तंत्र की तरह नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। इसके अलावा कुछ कुछ ग्रंथियां ऐसी भी होती है हमारी बॉडी में जो बहिस्त्रावी भी होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी में क्या अंतर है। तो बहिस्त्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त ग्रंथियां होती है और ये अपने स्त्रावों को नलिकाओं के माध्यम से शरीर में प्रवाहित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाले रसायन, इनसे जो रसायन बाहर निकलते हैं उन्हें हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाले रसायन हार्मोन कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। क्लॉड बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इंटरनल सिक्रेशन यानी अंतःस्रावण शब्द दिया। क्लॉड बर्नार्ड ने सर्वप्रथम अंतःस्रावण शब्द दिया था और थॉमस एडिसन ने इससे अंतःस्रावी ग्रंथियों की कमी से उत्पन्न रोगों के बारे में सबसे पहले चर्चा की थी। थॉमस एडिसन ने था, उन्होंने बताया कि कॉर्टेक्स को हटा दे तो एक रोग होता है जिसे एडिसन का रोग नाम दिया गया बाद में, एडिसन का रोग। तो अंतःस्राविकी का जनक या फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं थॉमस एडिसन को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और हार्मोन शब्द सबसे पहले स्टार्लिंग ने दिया है। हार्मोन शब्द स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया है। हार्मोन शब्द जिसका मतलब होता है आई अराउज एक्टिविटी, आई अराउज एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैंने आपको अंतःस्राविकी का कंसेप्ट बता दिया है पूरा। हार्मोन की जो आधुनिक परिभाषा है, वर्तमान जो परिभाषा है हार्मोन की, वो दी है बेलिस और स्टार्लिंग ने। बेलिस और स्टार्लिंग ने हार्मोन की वर्तमान जो परिभाषा है वो बेलिस और स्टार्लिंग ने दी है। सबसे पहले हमारे मानव शरीर में हम देखते हैं प्रमुख अंतःस्रावी की ग्रंथि। तो सबसे पहले बात की जाती है हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो है ये डायेनसिफेलोन का आधार भाग है मस्तिष्क के अंदर। कल बताया था आपको तंत्रिका तंत्र में डायेनसिफेलोन का आधार भाग होता है हाइपोथैलेमस, और ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोनों को कंट्रोल करता है, संश्लेषण को और स्त्रावण को नियंत्रित करता है। ये इसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोनों का निर्माण होता है। सबसे पहले मोचक या रिलीजिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन, मोचक नाम से ही आप समझ रहे होंगे, ये स्त्राव को प्रेरित करते हैं, स्त्राव को प्रेरित करते हैं। और दूसरा होता है निरोधी हार्मोन जो स्त्राव को रोकते हैं, स्त्राव को रोकते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है इसको हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हेड मास्टर ग्रंथि, क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। क्यों कहलाती है अभी बताऊंगा, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये पीयूष को कंट्रोल कर रहा है, तो मास्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो ये हेड मास्टर ग्रंथि। अब देखिए पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि क्या है
और किस तरह से वर्क करती है। तो पीयूष, यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मटर के दाने के बराबर इसका आकार होता है। लगभग 0.5 से 0.6 ग्राम इसका वजन होता है और मटर के दाने के बराबर होती है। और स्त्रियों में जो है ये थोड़ी बड़ी होती है, 0.6 से 0.7 ग्राम के लगभग इसका वेट होता है स्त्रियों में, और पुरुषों में थोड़ी छोटी होती है, इसका वजन कम होता है 0.5 से 0.6 ग्राम। तो पीयूष ग्रंथि जो है ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये डायनसिफिलोन के अधर भाग पर हाइपोथैलेमस के नीचे इन्फंडिबुलम नामक व्रंत से लटकी हुई रहती है। आप सुन ले इसे, हाइपोथैलेमस के नीचे इन्फंडिबुलम व्रंत से लटकी हुई रहती है और कायज्मा के ठीक नीचे होती है। कायज्मा के ठीक नीचे होती है, कायज्मा के ठीक नीचे स्थित होती है। अब देखिए आप, पीयूष ग्रंथि जो है इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, या 2 भागों से मिलकर बनती है ये, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, या यूं कहे अग्रभाग और पश्चिम भाग भी कह देते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो देखिए एडिनोहाइपोफाइसिस ये पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग है, एडिनोहाइपोफाइसिस, और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो पश्चिम भाग है। अभी इनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एडिनोहाइपोफाइसिस के कौन कौन से हार्मोन है, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस के कौन कौन से हार्मोन है, तो फर्स्ट जो इससे स्रावित हार्मोन है वो GH या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो GH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन। इस हार्मोन की अगर कमी हो जाए, यानी अल्प स्त्रवण हो इस हार्मोन का, तो बोनापन उत्पन्न होता है, जिसे एटियोलिसिस भी कहते हैं, बोनापन या एटियोलिसिस। और ऐसे व्यक्ति मिजेट्स कहलाते हैं, मिजेट्स। इसकी कमी से यानी अल्प स्त्रवण से एटियोलिसिस रोग उत्पन्न होता है और ऐसे व्यक्ति मिजेट्स कहलाते हैं। जो सर्कस में आपने जोकर देखे होंगे वो मिजेट्स होते हैं और ये बंदे होते हैं, यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता इनमें नहीं होती है। और अगर इसका अतिस्त्रवण हो जाए, यानी अधिकता हो इस हार्मोन की, अधिकता हो GH हार्मोन की, तो अधिकता से जाइगेंटिज्म रोग होता है, यानी अतिकायता, एक्रोमेगेली भी कहते हैं इसे। और ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है और रिवर्सल टू गोरिल्ला शेप हो जाता है और कशेरुकदंड उसकी झुक जाएगी और वो कुबड़ा होता है। इस रोग को काइफोसिस कहते हैं। कुबड़ जो उत्पन्न होती है उसे काइफोसिस कहते हैं। अधिकता से जाइगेंटिज्म रोग होता है, आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाएगा और ऐसे व्यक्तियों में वो गोरिल्ला शेप में या गोरिल्ला की तरह दिखने लग जाता है, उसकी कशेरुकदंड झुक जाएगी और कुबड़ उत्पन्न होती है, जिसे काइफोसिस कहते हैं। तो ये फर्स्ट हार्मोन हो गया इसका, GH हार्मोन। इसके अलावा दूसरा जो हार्मोन है वो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब ये गोनेड्स के निर्माण को प्रेरित करते हैं, जैसे FSH का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल्स के निर्माण को प्रेरित करेगा, जैसे नर में शुक्र जनन नलिकाओं को प्रेरित करते हैं, उनकी वृद्धि को प्रेरित करते हैं, और मादा में जो है वो फॉलिकुलर जो ग्रोथ होती है, एस्ट्रोजन का प्रेरण है, इन्हें प्रेरित करते हैं। तो मनुष्य में, नर में ICSH भी कहते हैं इसे, इंटरस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रेरित करता है। ये टेस्टोस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित करता है ये। इसके बाद और कई सारे हार्मोन है इससे स्रावित होने वाले, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके अलावा पीयूष से एक और विशेष हार्मोन स्रावित होता है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे,
प्रोलैक्टिन या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं, लेक्टिन या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से प्रसव के बाद दूध का संश्लेषण होता है, प्रसव बाद दूध का संश्लेषण होता है। एक विशेष हार्मोन स्रावित होता है इससे, MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे आप जरूर याद रखें। ये हार्मोन जो है हमारे शरीर में मिलेनिन वर्णकों को फैलाने का काम करता है। जो मिलेनिन वर्णक है हमारे बॉडी में, फैलाने का काम करता है, ये मिलेनिन वर्णकों को फैलाने का काम करता है, जिससे व्यक्ति काला होता है, त्वचा का रंग गहरा होगा। तिल और चकत्ते जो है वो इसी के कारण बॉडी पर होते हैं, तो त्वचा के रंग को गहरा करना इसका काम है। और एक इसका विद्रोही होता है मिलेटोनिन हार्मोन, जो कि पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। ये पीयूष से नहीं होता है, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है मिलेटोनिन हार्मोन। तीसरी आंख भी कहते हैं इसे, अभी देखेंगे हम पीनियल ग्रंथि क्या है। पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, जो रंग कणों को या मिलेनिन वर्णक को एक जगह इकट्ठा करता है। इसके बाद न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये पीयूष ग्रंथि का पश्चिम भाग है। इससे मुख्य रूप से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन है वेसोप्रेसिन हार्मोन को ADH भी कहते हैं, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये पश्चिम भाग से स्रावित होता है वेसोप्रेसिन। तो ये क्या करता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसकी कमी से जल का अवशोषण कम हो जाता है और मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। जल अवशोषण कम होता है और मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा, तो इस बीमारी में व्यक्ति को प्यास अधिक लगती है और बार बार टॉयलेट आता है, मूत्र का स्त्रावण, बहुत ज़्यादा मूत्र का स्त्रावण करने लग जाता है। इस रोग को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और एक जो डायबिटीज से आप परिचित है वो डायबिटीज मेलिटस होता है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। यह है डायबिटीज इंसिपिडस, जो वेसोप्रेसिन की वजह से होता है और मूत्र का आयतन बढ़ जाता है, बार बार प्यास लगती है। तो अधिक प्यास लगने को कहते हैं पॉलीडिप्सिया, यानी व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है, प्यास अधिक लगना कहलाता है पॉलीडिप्सिया। और डायबिटीज इंसिपिडस ये रोग है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये दुग्ध स्त्रावण को प्रेरित करता है। प्रसव के बाद दुग्ध स्त्रावण को प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके अलावा गर्भाशय की दीवारों को संकुचित करता है, गर्भाशय की दीवारों को संकुचित करता है, जिससे शुक्राणु जो है ऊपर की ओर गति करेंगे। तो देखिए ये पीयूष ग्रंथि कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे पीनियल ग्रंथि, इसे तीसरी आंख भी कहते हैं, तीसरी आंख। पीनियल ग्रंथि जो है वो दैनिक लय को कंट्रोल करती है, दैनिक लय को, या जो दैनिक दिनचर्या है। हम जैसे अगर 3-4 दिन कंटिन्यू 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं सुबह, तो हमारी नींद ऑटोमेटिक उसी वक्त उठने लगती है, या 10 बजे खाना खा रहे हैं तो उसी टाइम हमें भूख लगने लगती है। तो ये पीनियल ग्रंथि जो है उस चीज़ को कंट्रोल करती है। इसके द्वारा मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, मिलेटोनिन। और इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि त्वचा के रंग को हल्का करता है मिलेटोनिन, ये पीनियल ग्रंथि। इसके बाद हम देखेंगे थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है ये श्वास नली के दोनों तरफ उपस्थित होती है, एच आकार की होती है श्वास नली के दोनों तरफ। और इससे मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण होता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा। और थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए, निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो देखिए इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, या इसके सबसे पहले मैं इसके प्रभाव बताता हूँ कि थायरोक्सिन हार्मोन के क्या क्या प्रभाव है। ये उपापचयी दर में वृद्धि करता है, उपापचय में
वृद्धि करता है, इसलिए इसे कैलोरोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। कैलोरोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। इसकी कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले गलगंड या घेंगा या गोइटर भी कहते हैं जिसे। इस रोग में ये आयोडीन की कमी से होगा, गर्दन फूल कर मोटी हो जाती है गलगंड में। इसके अलावा एक और रोग होता है हाशिमोटो, हाशिमोटो का रोग। हाशिमोटो के रोग, इस रोग में हार्मोन की कमी के उपचार के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है वो दवाइयाँ स्वयं इसे ही नष्ट कर देती है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग कौन से हैं? थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से नेत्रोसेंध रोग उत्पन्न होता है। नेत्रोसेंध, जिसमें आंखें सूजी हुई दिखाई देती है, मोटी मोटी आंखें हो जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि, ये थायराइड के पृष्ठभाग पर स्थित होती है, बटन के आकार की होती है ये। इससे पैराथार्मोन निकलता है। पैराथार्मोन, मैं ये 10th बेस के हिसाब से, कांस्टेबल के हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ। पैराथार्मोन स्रावित होता है। पैराथार्मोन जो है ये रुधिर में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को कंट्रोल करता है। यह रुधिर में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को कंट्रोल करता है। फॉस्फेट के स्तर को कंट्रोल करता है पैराथार्मोन। इसकी कमी से टिटेनी रोग उत्पन्न होता है। टिटेनी रोग, इसकी कमी से टिटेनी रोग उत्पन्न होता है। पैराथायराइड से पैराथार्मोन निकलता है, उसकी कमी से टिटेनी रोग उत्पन्न होता है। इसे कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। कोलिप का हार्मोन, कोलिप नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था, तो इसे कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। और ये ऐसा हार्मोन है, इसे मुंह के द्वारा नहीं लिया जाता है। मुंह के द्वारा इस हार्मोन को नहीं लिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अग्नाशय, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। अग्नाशय, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। आपने देखा पाचन के अंदर भी इसका मुख्य रोल था। ये नलिका विहीन ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है और नलिका युक्त ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है। इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिन्हें लैंगरेंस के द्वीप समूह कहते हैं। लैंगरेंस के द्वीप समूह कहते हैं। लैंगरेंस नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। तो इन द्वीप समूह में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। अल्फा, बीटा और डेल्टा, 3 प्रकार की सेल उपस्थित होती है। अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा जो सेल है, ग्लूकोगोन हार्मोन स्रावित होता है, ग्लूकोगोन। बीटा से इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन। ये 3 हार्मोन स्रावित होते हैं इसके द्वारा मुख्य रूप से। अल्फा 25% भाग लगभग बनाता है, ये 65% लगभग भाग बनाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये बीटा सेल्स है इसके अंदर। तो ग्लूकोगोन जो है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकोगोन जो हार्मोन है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकोगोन ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है ग्लूकोगोन हार्मोन। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। इसके विपरीत इंसुलिन कार्य करता है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है इंसुलिन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा। तो ये दोनों हार्मोन सम्मिलित रूप से ब्लड में शर्करा के स्तर को कंट्रोल करते हैं। यदि इंसुलिन की कमी हो जाए बॉडी में, इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह या शुगर या डायबिटीज मेलिटस या शुगर रोग उत्पन्न होता है।
इंसुलिन की कमी से। तो इन दोनों हार्मोन का बॉडी में बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। थाइमस ग्रंथि, थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है, थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है और ये हृदय और महाधमनी के ऊपर स्थित होती है। ये बच्चों में अधिक विकसित होती है। बच्चों में ये ग्रंथि अधिक विकसित होती है, थाइमस ग्रंथि। इसका थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है, बच्चों में अधिक विकसित होती है और ये युवावस्था तक विकसित होगी। इसके बाद वृद्धावस्था में ये तंतुमय डोरी के रूप में रह जाती है, तंतुमय डोरी के रूप में रह जाती है वृद्धावस्था में। ये ग्रंथि प्रतिरक्षा से संबंधित है, तो वृद्धावस्था में इसका आकार घटता जाता है। इस कारण जो वृद्ध व्यक्ति है वो रोग से जल्दी संक्रमित होते हैं। थाइमस ग्रंथि कम सक्रिय हो जाती है वृद्धावस्था में। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि, या अधिवृक्क भी कहते हैं इसे। एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं इसे। ये किडनी के जस्ट ऊपर होती है और इससे दो हार्मोन का स्रावण होता है, एड्रिनलिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और दूसरा होता है नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं इसे। अब देखिए, ये हमें संकटकालीन परिस्थितियों में एक्टिव रखती है या संकटकालीन परिस्थितियों में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है एड्रिनल ग्रंथि। तो इस कारण इस ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहते हैं, फियर, फाइट, फ्लाइट। लड़ने के समय, डरने के समय, भागने के समय इसका स्रावण ज़्यादा होता है एड्रेनलिन हार्मोन का। इस कारण हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन, श्वसन दर, पुतलियों का फैलना, ये सारी क्रियाएं एड्रेनल के द्वारा कंट्रोल होती है। इस कारण एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं या संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। अगर संकटकालीन ग्रंथि पूछे तो एड्रिनल ग्रंथि है, संकटकालीन हार्मोन पूछे तो एड्रिनलिन हार्मोन है। इसे 3F भी कहते हैं, इसे 4S हार्मोन भी कहते हैं, स्वीट, सॉर, सेक्स और स्ट्रेस। इस समय भी इसका स्रावण बढ़ता है, इस कारण इसे 4S या 3F ग्रंथि भी कहते हैं और हार्मोन को 4S या 3F हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की कमी से एक तो एडिसन रोग होता है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके अलावा एक कॉन्स रोग होता है, कॉन्स कमी से बता रहा हूँ मैं आपको। इस हार्मोन की कमी से कॉन्स रोग होता है जिसमें शरीर में पेशियों में अकड़न आ जाती है और इसका अति स्त्रावण हो जाए। अगर इस हार्मोन का स्त्रावण बढ़ जाए तो एक विशेष रोग होता है एड्रिनल विरिलिज्म। आपने कहीं कहीं देखा होगा इसे, एड्रिनल विरिलिज्म। इसमें स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे बहुत अधिक मूंछों या दाढ़ियों का आना, तो ये एड्रिनल विरिलिज्म है, ये इसी कारण होता है। इसके बाद हम देखेंगे वृषण या टेस्टिस। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है जिसमें ये नर जो लैंगिक लक्षण है, इसके अलावा शुक्राणु का विकास है, ये सभी इसी के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इन्हें जनन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। और दूसरी है अंडाशय। अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है अंडाशय से, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करता है। मासिक चक्र का नियंत्रण है, गर्भ अनुरक्षण है, स्तनों का विकास, ये सब। तो अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और वृषण से टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है। तो ये आशा करता हूँ आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा हार्मोन। ये सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ कक्षा 10 का। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर आनुवांशिकता, मेंडलिज्म, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें।